सब लोग साड़ी सिलेक्ट करने में बिजी थे। तभी विवान वहां से चुपके से निकलने लगा। विवान को जाता देख अवनी भी उसके पीछे पीछे चल दी। अवनी ने उससे बात करने की कोशिश की। तभी विवान ने ज्वेलरी शॉप से आए स्पेशल डिजाइनर गहने लावण्या को गिफ्ट कर दिए। ये देखकर अवनी का गुस्सा बढ़ गया और उसने विवान का कॉलर पकड़ लिया। दूसरी तरफ विवेक सीढ़ियों पर आदेश के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। विवेक ने मिन्नत करते हुए कहा, तुम मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रही हो बेटा? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझसे कहोगे तभी तो पता चलेगा ना। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आदेश ने गंभीर होकर कहा, मैं आपके साथ फिर से पहले की तरह दोस्त बनकर रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। क्या आप मेरे लिए वो काम करेंगे? विवेक ने भावुक होते हुए कहा, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए बेटा? मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। विवेक भला और क्या करता? आदेश के पैदा होने के बाद से उसने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो आदेश पर अपनी जान छिड़कता था, इसलिए वो आदेश की इस बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विवेक को अंदाजा हो गया था कि आदेश के मन में कोई बड़ी बात है, इसलिए उसने आदेश की हाँ में हाँ मिलाकर सच उगलवाने का फैसला किया। नीचे हॉल में औरतों की भीड़ फिर से जमा हो गई और सब साड़ियां पहनकर खुद को आईने में देख रही थी। विघ्नेश ने आशिका की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है आशिका। आशिका ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पहले ही तुम पर बहुत गुस्से में हूँ। मैं हर बात का सबूत देखने के बाद ही यकीन करूंगी, इसलिए तुम चुपचाप बैठो। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आशिका दीदी, आप दोनों हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह क्यों लड़ते रहते हो? आप दोनों के बीच प्यार कैसे हुआ और आप दोनों की शादी कैसे हुई? मीरा ने भी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मीडिया में भी तुम्हारी शादी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आया था। उस वक्त मैं पहली बार मुंबई आई थी और समीर ने भी मुझे तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। समीर यानी विष्णु का ध्यान मीरा पर कहाँ था? वो तो बस अपनी पत्नी को देख रहा था। सीता गुस्से में विष्णु को ही घूर रही थी। विष्णु ने घबराकर सीता से कहा, सीता, अगर उसने मुझे समीर कह दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमने जो मेरा नाम विष्णु रखा है वही अच्छा है। मीरा, तुम मुझे विष्णु कहकर ही बुलाया करो ना। सीता ने विष्णु के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम दोनों इतने क्लोज थे कि वो तुम्हें इतने हक से बुला रही है? तुमने मुझसे ना जाने क्या क्या झूठ बोले हैं, है ना? विष्णु को कोई रास्ता नहीं सूझा और वो अजीब सी शक्ल बनाकर सबको देखने लगा। अभिषेक ने मीरा को टोकते हुए कहा, तुम दूसरों के परिवार में झगड़ा क्यों करवा रही हो? अपनी ये शरारतें यहाँ मत दिखाओ। मीरा ने उसे नसीहत देते हुए कहा, तुम अपनी ये पुलिस वाली धौंस घर के बाहर ही दिखाया करो, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। परिवार में जब तक ऐसी नोकझोंक ना हो तब तक मजा नहीं आता, समझे? अभिषेक ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो मीरा। किसी दिन तुम मेरे हाथ आओगी तब मैं तुम्हें देखूंगा। रंजीत वहां शांत बैठे थे। तभी मीरा ने उनसे मजाक करते हुए कहा, पापा, आप मेरे लिए दूल्हा कब ढूंढ रहे हैं? आपने अपनी छोटी बेटी की शादी पहले तय कर दी। क्या हम आपको इंसान नहीं लगते? रंजीत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे लिए तो दूल्हा तैयार ही है बेटा। तुम कल कहो तो मैं कल ही शादी करवा दूं। क्या तुम्हारे लिए भी तैयारियां शुरू करवा दूं? अभिषेक ने मीरा के बोलने से पहले ही बात लपक ली। अभिषेक ने उतावले होकर कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप अभी शादी करवा देंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पुष्कर ने बीच में टांग अड़ाते हुए कहा, ये तो कब से इसी इंतजार में बैठा है। अगर आप इनकी शादी करवा देंगे तो ठीक 9 महीने बाद आपके हाथ में नाती पोता होगा। क्यों अभिषेक? अभिषेक ये सुनकर शर्माने लगा और मीरा ने पास रखी पानी की बोतल उठाकर पुष्कर पर दे मारी। मीरा ने रंजीत से कहा, पापा, मैं सीरियसली कह रही हूँ, ये लड़का मेरे लायक नहीं है। ये अभी से मुझ पर पुलिस का रौब झाड़ता है, इसलिए आप मेरे लिए कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी वाला दूल्हा ढूंढिए। ये अभी से मुझ पर पुलिस का रौब झाड़ता है, इसलिए आप मेरे लिए कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी वाला दूल्हा ढूंढिए। रंजीत ने उदास होकर कहा, ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा। रंजीत अपनी दूसरी बेटी अवनी की जिंदगी को लेकर पहले ही बहुत परेशान थे, इसलिए उनका इन बच्चों के मजाक में शामिल होने का बिल्कुल मन नहीं था। अभिषेक घबराकर रंजीत के पास गया और बोला, आप भी ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं तो आपके ही भरोसे बैठा था। रंजीत ने उसे एक अजीब नजर से देखा और चुप रहे। तभी लावण्या ने बात बदलते हुए कहा, ये सब छोड़ो, आशिका भाभी ने अभी तक एक सीक्रेट सबसे छुपा कर रखा है।
मैंने कई बार पूछा पर वो मुंह नहीं खोलती। भाभी अब तो बता दो। सब लोग उत्सुक होकर उन दोनों को देखने लगे कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है। आशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं बताने वाली, इसे सीक्रेट ही रहने दो। क्यों विघ्नेश, मैं सही कह रही हूं ना? विघ्नेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस सीक्रेट की बात कर रही हैं। उसने बस हामी भरते हुए अपनी गर्दन हिला दी। लावण्या ने जिद करते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा भैया, आज तो आपको ये सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। आशिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो बड़ी अजीब कहानी है। ये विघ्नेश मेरे भाई के डर से मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं था और बस आगे पीछे घूम रहा था। तभी लावण्या ने बीच में रोकते हुए कहा, वेट, आप भैया से प्यार नहीं करती थी? भैया आपके पीछे घूमते थे, फिर शादी कैसे हुई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, थोड़ा डिटेल में बताओ ना। आशिका ने कहानी सुनाते हुए कहा, जब तक विवान भैया नॉर्मल थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही भैया थोड़े सख्त हुए इसने मुझसे दूरी बना ली। एक दिन मैंने इसे मंदिर में देखा और ये मुझे देखकर भागने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सीधे उस पेड़ के पास गई जहां मन्नत का धागा और मंगलसूत्र बांधते हैं। मैंने वहां से एक मंगलसूत्र उठाया और इसके पास जाकर पूछा कि इसे तुम बांधोगे या मैं बांधूं? आशिका ने अपनी चेन दिखाते हुए आगे कहा, इसने मुझसे पूछा कि अगर मैं ये बांधूंगा तो तुम्हारा भाई मुझे सूली पर चढ़ा देगा, क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने कहा कि वो तुम्हें कहीं भी लटकाए, पहले इसे मेरे गले में बांधो और फिर लटको। बस इस तरह हमारी शादी हुई। सब लोग हैरान होकर विघ्नेश का चेहरा देखने लगे। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, विघ्नेश, मैं तुम्हें इतना बड़ा डिटेक्टिव ऑफिसर समझता था, पर तुम्हारे पीछे इतनी साधारण सी कहानी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था कोई बड़ा सस्पेंस होगा, पर तुमने तो सब फुस कर दिया। आशिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि ये किसी काम का नहीं है, इसके भरोसे बैठकर मैंने। विघ्नेश इस बार भड़क गया और बोला, तुम मेरे भरोसे रहकर बिगड़ गई क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए घर का काम नहीं करता, बच्चों को नहीं संभालता, या तुम्हारी हर हाँ में हाँ नहीं मिलाता? आशिका का अंदाज अचानक बदल गया और उसकी आवाज गहरी हो गई। आशिका ने प्यार से कहा, सच तो ये है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला तुम्हें चुनना था विघ्नेश। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ये सुनते ही हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। विघ्नेश शर्मा गया। विघ्नेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम फिर मेरी फजीहत करोगी। लव यू आशिका। तभी गोद में बैठी अनन्या रोने लगी। आशिका ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, जब से ये बच्ची आई है तुम्हारा पूरा ध्यान इसी पर रहता है। तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती ना? तुम इसे जितना लाड करते हो मुझे भूल ही जाते हो। विघ्नेश ने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना आशिका के गाल पर किस कर लिया। विघ्नेश ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम ही मेरी पहली बच्ची हो आशिका, तुम्हारे बाद ही ये छोटी परी आई है। उन दोनों को इस तरह खुश देखकर सबका मन भर आया। अवनी जैसी गंभीर लड़की भी सोचने लगी कि काश उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई हमसफर होता। ऊपर सीढ़ियों पर अकेला जा रहा आदेश विवेक से अपनी हेल्प करने के लिए कह रहा था। उसी वक्त नीचे हॉल में सब लोग अपनी अपनी लव स्टोरी के बारे में बातें करके खुश हो रहे थे। विवान ने लावण्या को अपने हाथों से डिजाइन किए हुए गहने गिफ्ट करके उसे खुश कर दिया था। ये देखकर अवनी उसे बहुत गुस्से में घूर रही थी। विवान ने चिढ़कर पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है मैडम? आप मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही हैं? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे गहराई से घूरती रही। विवान ने साफ लहजे में कहा, मैडम, ये मत सोचिए कि मैं ये सब आपकी प्रॉपर्टी के पैसों से खर्च कर रहा हूँ। ये सब मेरी अपनी कमाई का है और मैं अपनी कमाई अपनी पसंद के लोगों पर खर्च कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अकाउंट्स चेक कर सकती हैं। ये सुनते ही अवनी ने आगे बढ़कर विवान का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले गई। अवनी ने गुस्से में पूछा, तुम अपने मन में क्या समझ रहे हो? कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो ना? क्या तुम्हें लगता है कि यहां तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं है? विवान ने उसके हाथों को अपने कॉलर से हटाया और खुद को दूर किया। विवान ने अपनी शर्ट ठीक करते हुए कहा, मैडम, मुझसे संभल कर बात कीजिए। मैं हमेशा एक जैसा नहीं रहता, याद रखिएगा। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। अवनी भला और कितनी देर शांत रहती।
उसने विवान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक खाली कमरे में ले गई और सीधे उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो उसे अपने इतने करीब देखकर और उसके इस अंदाज को बर्दाश्त करते हुए खुद को और नहीं रोक पाई थी। पहले विवान को जब भी मौका मिलता था वो अवनी पर प्यार लुटाने पहुंच जाता था, लेकिन आज अवनी खुद उस पर टूट पड़ी थी। पूरे 5 मिनट तक उसने विवान को अपने किस के जाल में फंसाए रखा और फिर विवान भी सब कुछ भूलकर इस प्यार में डूब गया। विवान भूल गया कि आसपास क्या हो रहा है, कौन है और वो खुद क्या कर रहा है। उसे बस यही लगा कि इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही हैं और वो उसके होठों के जरिए अपनी जान उसमें फूंक देना चाहता था। काफी देर बाद अवनी ने हाँफते हुए कहा, सांस नहीं आ रही है, छोड़ो अब। तब जाकर विवान को होश आया कि वो क्या कर बैठा था। उसने अपने होंठ अलग किए और खुद को संभालते हुए अवनी पर अपना गुस्सा निकालने लगा। विवान ने कड़वाहट से कहा, तुम्हारे अंदर जरा भी अक्ल है या नहीं? तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? जब तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है तो तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? अवनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने विवान की आंखों में झांका। अवनी ने रोते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? विवान ने एक ठंडी सांस ली और उसे समझाने लगा। विवान ने कहा, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था। पर तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम अपने दोस्त से ही शादी करोगी क्योंकि उसने तुम्हारा ख्याल रखा है और ना जाने क्या किया। अब तुम इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हो। कल तुम्हारी शादी है और तुम्हारा ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है अवनी। अवनी ने रोते हुए ऊंची आवाज में कहा, मुझे सब समझ आ रहा है विवान। मुझे पता है कि ये गलत है, पर मैं खुद को बदल नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूं? विवान ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और बेहद प्यार से बात की। विवान ने कहा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें वहां रखी साड़ियां और गहने पसंद नहीं आए ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक स्पेशल वेडिंग गिफ्ट दूंगा। अवनी उसकी बातें सुनकर भावुक हो गई। अवनी ने उससे पूछ ही लिया, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो और हमेशा उसी का नाम लेते रहते हो, फिर अब ये सब क्या है? विवान ने इमोशनल होकर अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, हाँ, मैं अपनी कोयले से बहुत प्यार करता हूं। मेरी कोयला यहीं मेरे दिल में रहती है। जब उसका शर्ट थोड़ा हटा तो अंदर एक टैटू का निशान साफ दिखाई दिया। ये देखकर अवनी चौंक गई और उसने पूछा, ये क्या है? विवान ने फौरन अपने शर्ट के बटन बंद किए और बात को छुपाने की कोशिश की। विवान ने कहा, मेरी कोयला मेरे दिल में है और मुझे ये तुम्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक मेहंदी वाले आ गए होंगे, तुम जाओ और एंजॉय करो। वो वहां से भागने की फिराक में था, पर अवनी ने बिना कुछ सोचे समझे आक्रामक होकर उसके शर्ट के बटन खोल दिए और उसके सीने पर देखा। वहां अवनी का ही सांवला सा चेहरा टैटू के रूप में बना हुआ था। ये देखकर अवनी की आंखें भर आईं। विवान ने बात बदलते हुए कहा, तुम इसे देखकर इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? उसने मुझे जो दर्द दिया है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। ये मेरे लिए एक मीठा दर्द है क्योंकि वो हमेशा मेरे दिल के पास रहती है। वो जहां भी रहकर मुझे नचाए, पर मुझे यकीन है कि वो एक दिन मेरे पास जरूर वापस आएगी। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों पूछा था? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसका जवाब तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मुझे कैसे पता होगा? अपने दिल से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि मैंने ऐसा क्यों पूछा था। गलतियां हर इंसान से होती हैं, पर जब तक पता ना हो तब तक वो गलती है। सच जानने के बाद अगर सुधरने का एक मौका ना दिया जाए तो हमारे प्यार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अवनी उसे हैरानी से देखती रही कि क्या इसे सब सच पता चल गया है या ये अनजाने में कह रहा है। विवान ने हमेशा की तरह उसके माथे पर चूमा और कहा, यह मेरी एक छोटी सी दिलासा है। पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। प्लीज शादी के बाद मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैं खुद को हमेशा कंट्रोल में रख पाऊंगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता। विवान कमरे से बाहर जाने लगा। अवनी ने आओ देखा ना ताओ वो
वो तेजी से दौड़ी और उसे रोककर उसके सीने पर बने टैटू पर जोर से काट लिया। विवान ने इस हरकत की उम्मीद नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो अपनी जगह सुन्न खड़ा रह गया। विवान ने असहज होते हुए कहा, अरे पागल लड़की, ये क्या कर रही हो तुम? तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। मुझे सबसे पहले तुमसे दूर रहना चाहिए। दूर हटो मुझसे। अवनी ने उसे छोड़ने के बजाय एक बार फिर वहां कस कर काटा। अवनी ने उसके सीने पर एक हल्का सा किस किया और कहा, ऐसी पागलों जैसी हरकतें सिर्फ तुम ही कर सकते हो विवान। इतना कहकर उसने अपना फैसला कर लिया और कमरे से बाहर निकल गई। विवान कमरे में अकेला खड़ा रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। विवान ने अकेले में बड़बड़ाते हुए कहा, तुम मुझे मार डालोगी। जब तुमने तय कर लिया था कि तुम्हारी जिंदगी उस दोस्त के साथ जरूरी है तो तुम चली गई थी, तो अब मुझे इस तरह क्यों तड़पा रही हो? तुम्हारे इस तरह काटने से मैं होश खो बैठता हूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊं, पर पहले ऐसा करके मैं तुम्हारी नफरत झेल चुका हूं, इसलिए इस बार मैं सब्र रख रहा हूं, पर पता नहीं मैं कब तक खुद पर काबू रख पाऊंगा। विवान ये कहते हुए बाहर आया। उधर अवनी सीधे अपने पापा रंजीत के पास पहुंची, जो बहुत उदास बैठे थे। अवनी ने उनके कान में धीरे से कहा, पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, क्या आप इसे रुकवा सकते हैं? रंजीत ने चौंक कर और गुस्से में उसका चेहरा देखा। रंजीत उसे तुरंत खींचकर एक कोने में ले गए और डांटते हुए पूछा, तुम अपने दिमाग में क्या सोच रही हो अवनी? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही तो हो रहा है, फिर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अचानक अपना फैसला क्यों बदल रही हो? तुम्हारी हां के बाद ही तो मैंने इस शादी की तैयारियां शुरू की थी। अवनी ने सिर्फ एक शब्द कहा, विवान। रंजीत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बैठ गए। रंजीत ने परेशान होकर कहा, उस पागल ने जरूर तुम्हें बताए बिना कुछ ना कुछ किया होगा। तुम उसे चोट पहुंचाने के लिए ना जाने क्या क्या करती रही और अब आखिरी वक्त पर कह रही हो कि शादी नहीं करनी। मैं सबको क्या जवाब दूंगा? तुम लोग हर काम इतनी जल्दबाजी में क्यों करते हो? अवनी ने जिद करते हुए कहा, मुझे विवान चाहिए पापा, मेरा विवान। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बिना रह पाऊंगी। आपको विवेक से भी बात करनी होगी और विवान से भी। रंजीत बेबसी से अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उसी दौरान ऊपर सीढ़ियों पर विवेक के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना आदेश शांत खड़ा था। आदेश ने शिनचैन के स्टाइल में हाथ हिलाते हुए कहा, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे आइए। वो विवेक को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। विवेक ने परेशान होकर पूछा, तुम मुझे अब कहाँ ले जा रहे हो बेटा? हम कहाँ जा रहे हैं, कम से कम बताओ तो सही। आदेश ने जो जवाब दिया उसे सुनकर विवेक के होश उड़ गए।